प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। कर्मचारियों की दिक्कतें होंगी दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में पुरानी पेंशन की बहाली की जंग अब नया रूप लेने लगी है। कर्मचारियों ने चरखा काटकर सरकार का पूरा दबाव बना दिया है। उधर सरकार भी अब रंग में नजर आ रही है और कल से कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। अब क्या करेगी सरकार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन। राजेश, सबसे पहले ओपीएस की बात कर लेते हैं। हम ओपीएस के लिए निरंतर जो दबाव बना रहे हैं कर्मचारी जी, बहुत लंबा दौर है। आप देखिए वो 3 मार्च से लेकर और अब तक जो धरने चले हुए हैं जी लगातार। कल से गांधीगिरी होगी जी ओपीएस लेने के लिए। एनपीएस कर्मचारी क्या योजना बना के बैठे हुए हैं, जरा ये बताइएगा। बिल्कुल सही है। देखिए एनपीएस कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है, अगर उस आंदोलन को अगर हम देखें तो 2015 से लेके अब तक 7 साल से ज्यादा ये लंबा अरसा इस संगठन को बने हुए हो गया। और इसी सरकार की बात करें तो इस साल अगर 2022 की जहां तक बात है, इस आंदोलन ने बहुत ज्यादा एक तरह से रफ्तार पकड़ी है। कल से इस आंदोलन में एक और परिवर्तन हो रहा है अग्निहोत्री जी, चलता रहेगा आंदोलन। गांधी जयंती कल है और गांधी जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के तमाम जितने भी आंदोलनरत एनपीएस के ये कर्मचारी हैं, ओपीएस की बहाली के लिए ये कर्मचारी अब चरखा काटेंगे कल गांधी जयंती के अवसर। तो एक तरह से हम कहें और साथ ही साथ ये सरकार से ओपीएस बहाली की अपील करेंगे। आह्वान भी सरकार से किया जाएगा कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दें। और दूसरी तरफ देखें तो इन कर्मचारियों ने जिस तरह की महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता की टोपी तो पहले ही उन्होंने अपनाई हुई है इस आंदोलन के दौरान, क्योंकि उसी टोपी पे ओपीएस की डिमांड करके उसी का प्रचार हो रहा है। अब चरखा काट के सरकार के साथ आह्वान यही किया जाएगा कि समय रहते ओपीएस की बहाली का ऐलान कर दिया जाए। जी राजेश, बिल्कुल सही है। ओपीएस की बहाली देखिए डेडलॉक जैसी स्थिति है, हम सभी जानते हैं। सही है। ओपीएस से कम कुछ मंजूर नहीं है एनपीएस कर्मचारियों को। सरकार कहती है कि ठीक है आपकी मांग जायज है, लेकिन ये केंद्र ही कर पाएगा। बिल्कुल यहाँ पे स्थितियां राजेश आप कहिए कि स्टैंड स्टिल जैसी हैं। अब अगर बात नहीं बनती है तो ये भी है गांधीगिरी के बाद फिर शायद कर्मचारियों का इरादा ये है कि जैसे अभी 4 लोकसभा क्षेत्रों में आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को हर जिला पे ले जाया जाए और उसके बाद शायद विधानसभा क्षेत्र तक भी। बिल्कुल राजेश, अब अगर ये ओपीएस की मांग पूरी होनी होगी, हर कोई जानता है इस चीज के बारे में, तो इसके लिए अब बहुत दिन नहीं है, क्योंकि ये एक घोषणा के तौर पे शायद कर्मचारी सहमत ना हो, खासकर सरकार के साथ। और एक्शन लेने का टाइम जो है वो सिर्फ बचता है आदर्श चुनाव आचार संहिता तक, वो जो होता है कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इलेक्शंस के लिए राजेश। तो अगर मान लीजिए तब तक सरकार नहीं देती है तो फिर आंदोलन का मतलब क्या होगा आपकी नजर में? बिल्कुल सही है। देखिए आंदोलन का मतलब जहां तक अभी तक है, जो प्लानिंग जिस तरह की एनपीएस कर्मचारियों की है, वो एक तरह से वो प्लानिंग है। अब आने वाले दिनों में प्लानिंग, पूरी प्लानिंग अभी तक तो थी सरकार पे दबाव बनाने की प्लानिंग, लेकिन अगला जो अब इनका कदम होने जा रहा है वो है माहौल बनाने की प्लानिंग। और माहौल किस तरह से बनाया जाएगा? आपने सही कहा कि इसके बाद जो अगली प्लानिंग है वो जिला स्तर पे प्रदर्शन होगा। वहां से भी सरकार नहीं मानती है तो फिर हर विधानसभा क्षेत्र में एनपीएस के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन का कारण और आधार वही है कि चुनावों के दौरान माहौल एक तरह से बनाने की कोशिश की जाएगी। वो माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी तो शायद किसी भी सरकार को एक तरह से पसंद अभी तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अग्निहोत्री जी? क्योंकि इन कर्मचारियों की नफरी देख ली जाए, 1,33,000 ये कर्मचारी हैं, इनकी तादाद प्रदेश में है। हर दिन जिस तरह की नई अपॉइंटमेंट हो रही है, लगातार इजाफा होता रहेगा उसमें। और दूसरी चीज, इनके परिजन भी है, इनको पेंशनरों का साथ पहले मिल चुका है। तो आने वाले दिनों में कर्मचारी और पेंशनर एक बहुत बड़ा वर्ग, एक तरह से कहें तो सरकार की जिस तरह की बहाली की घोषणा नहीं हो रही है, सरकार के खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि इनको राजनीतिक दलों का सहारा एक तरह से मिला हुआ है। कांग्रेस के लिए आज कांग्रेस की प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान फिर से आया, जिसमें उन्होंने सरकार पे कर्मचारियों को ठगने का आरोप लगाया है। ओपीएस का मुद्दा उन्होंने फिर से उठा दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस आएगी, 10 दिन के भीतर बहाल करके कर्मचारियों को एक तरह से सौगात देगी, उनकी बात मानी जाएगी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी आज प्रदेश सरकार के खिलाफ इसी मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया अग्निहोत्री जी, कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है, आरोप गंभीर है एक तरह से। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक तरफ तो ये बोलते नहीं थकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी है और सारी चीजें मुमकिन है तो फिर ओपीएस की बहाली में अड़चन कहां है? क्यों सरकार पिछले 5 साल में इस ओपीएस की बहाली को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं करवा पाई है? केंद्र में सरकार भाजपा की है, हिमाचल में सरकार भाजपा की है, तो कर्मचारियों को ठगने का जो एक तरह से आरोप राजनीतिक दल लगाए रहे हैं, वो एक तरह से इन कर्मचारियों के आंदोलन को धार भी दे रहे हैं, रफ्तार भी दे रहे हैं, और इन कर्मचारियों का संघर्ष निरंतर जो चल रहा है वो इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा है। जी राजेश, बिल्कुल सही बात कही आपने। और देखिए, अगर अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि आंदोलन शायद इसलिए ये अभी भी कायम है, गांधीगिरी तक की बात है, क्योंकि कर्मचारियों को मालूम है कि अगर मौजूदा सरकार इस पे सहमत होती है, जवाब काम करता है, तो अभी से ओपीएस शुरू हो सकती है, और उस कंडीशन में होगी जब केंद्र का भी सहयोग होगा। मतलब कोई इफ व्हाट्स एंड कंडीशंस नहीं होंगी जैसे कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ या झारखंड को लेकर सामने आई है कि जी ऐसा होगा, अभी शुरुआत में कर देते हैं, ये पैसे देने होंगे, क्योंकि फिर वो सारा पैसा ब्याज समेत शायद सरकार को वापस मिल सकता है। कर्मचारी इस चीज को जानते हैं कि सबसे आसान वही है, डबल इंजन की बात आप चाहे मानिए नहीं मानिए, लेकिन वर्तमान में वो डबल इंजन काम कर सकता है, बशर्ते इरादा हो दोनों सरकारों का। कर्मचारियों का दबाव वहां है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है राजेश कि अगर देखिए आचार संहिता लग जाती है और कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहता है तो कांग्रेस बहुत बहुत खुश होगी, क्योंकि वो एक तरह से कांग्रेस समर्थक आंदोलन में बदल जाएगा। फिर यही स्थिति है राजेश। बिल्कुल ठीक है, तो जो भी होगा हम कल आपको रूटीन में जानकारी देते हैं, जो आगे होगा इस पर भी बताएंगे। राजेश, पिछले कल की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी कर्मचारियों की बात भी कर लेते हैं, हालांकि ये भी सभी कर्मचारियों से जुड़ी बात है, ओपीएस भी इसमें आता है, एनपीएस। कल मंडी में कर्मचारियों की ओर से एक आयोजन किया गया। देखिए, पहले कुल्लू में हुआ, फिर कांगड़ा में हुआ, मुझे लग रहा है तीसरा है उस कड़ी में शायद, अगर मैं सही हूं उसमें तो। वहां पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, वो महासंघ जिसे सरकार की मान्यता प्राप्त है, जो कड़ी का काम करता है कर्मचारियों और सरकार के बीच, सही है। उन्होंने कुछ मांगे सामने रखी सीएम साहब के, लेकिन वो मांगे उन्हें घोषणा नहीं की उनपे मुख्यमंत्री साहब ने। क्या इशारा क्या है इस पे, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, देखिए इशारा अगर हम इसका देखें तो एक तरह से इशारा, दो इशारे हैं अग्निहोत्री जी। पहला ये कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिस तरह से मंच से भी कहा, वहां पे कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और बहुत सारी समस्याएं सामने भी आ रही हैं और सरकार जिनका समाधान कर रही है। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है वो दो तरह की चीजें हैं। पहला ये कि कल से नए जो एक तरह से सप्ताह का आगाज होने जा रहा है, नया जो सोमवार का दिन है, तो कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कर्मचारियों के लिहाज से, क्योंकि कल महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी होनी है, अधिसूचना बहुत सारे इश्यूज की जारी होनी है, तो उसको लेकर कल कर्मचारियों के लिए बड़ा अहम दिन है। कर्मचारियों के लिए दूसरा बड़ा अहम दिन है 6 अक्टूबर को, क्योंकि उसी दिन सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और उस कैबिनेट की बैठक का मतलब है कि जितनी भी कर्मचारियों की पिछली दिक्कतें हैं, हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल मंडी में ही कहा कि एनएचएम कर्मचारियों का मुद्दा जितना उनको रेगुलर करने का है, कैबिनेट की मीटिंग में वो आ रहा है। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे वहां गिनवाए, तो इशारे साफ है। एक तो कल नए सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है सचिवालय, बिल्कुल परसों, तो सचिवालय में बहुत सारी एक्टिविटीज होने जा रही हैं। तो एक तो कर्मचारियों के लिए दिन बड़ा महत्वपूर्ण वो सोमवार का है, बिल्कुल सोमवार का है। और दूसरा है 6 अक्टूबर का। 6 अक्टूबर के दिन तमाम दिक्कतें कर्मचारियों की दूर होने जा रही हैं, क्योंकि फिर इसके बाद तो माहौल अब प्रदेश का ऐसा है कि आचार संहिता को लेकर अगले हफ्ते से तो कभी भी एक तरह से आचार संहिता लग सकती है, तो उससे पहले पहले सरकार तमाम दिक्कतों को, तमाम समस्याओं को दूर करना चाहती है। ये इशारे आज पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कर दिए हैं। जी बिल्कुल सही है। मतलब सरकार का इरादा ऐसा नहीं है कि हम कर्मचारियों की अब नहीं सुनेंगे, हम टकराएंगे। उल्टे इसका अगर आप कहें वाइस वर्सा है, बिल्कुल कि सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी कर्मचारियों के मसले सेटल हो जाए। हालांकि उसमें एनपीएस कर्मचारियों का जो ओपीएस एक मामला है वो थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है सबके लिए ही, उस पर क्या होता है वो अलग बात है। हाँ, और देखिए आपने बड़े दिनों की बात की राजेश, एक परसों का कहा आपने, एक 6 का, कल का दिन भी बड़ा है एनपीएस कर्मचारियों का, कैसे उनकी गांधीगिरी सामने आती है, वो कैसे वो दबाव काम करता है, अहिंसा का रास्ता। खैर हिंसा पे तो अभी भी नहीं उतरे कर्मचारी। राजेश,
पे रिवीजन और डीए, अब सभी कर्मचारियों को ये लग रहा है कि इस पे कुछ हो ही जाए जी। दिन बहुत नहीं बचे, जैसे आप पहले ही बता चुके हैं। क्या लग रहा है आपको कि प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती दिख रही है इस दिशा में? देखिए, पे री रिवीजन के जो नियम है उनमें जो संशोधन सरकार ने करना है वो कभी भी अब इस तरह से जारी हो सकता था। पहले पिछले कल का एक तरह से पूरा शेड्यूल एक तय हो गया था कि पिछले कल आ रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद वो डिसीजन होल्ड कर लिया गया। अब पूरी उम्मीद है कि सोमवार को उसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होने जा रही है। इसमें एक और चीज भी है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, सॉरी। ये भी सामने आ रहा है कि वित्त विभाग की तरफ से कहा गया है कि कैलकुलेशन सही है और किसी को भी गलत नहीं दिया है। वो एक जेईओ आईटी का मसला जरूर था, बाकियों के लिए ये छन के बाहर आया है कि जी वित्त विभाग का ये कहना है। क्या इसके बावजूद सरकार कुछ सोच रही है? और दूसरा एक और जो 3 जनवरी 2022 के बाद कर्मचारी रेगुलर हुए हैं उनके लिए अधिसूचना अलग से लाने के सरकार ने कही है, क्योंकि वो अधिसूचना भी आई नहीं है। तो इन दोनों ही चीजों पे क्या लगता है आपको? ये जरा स्पष्ट कीजिए। ये जो पहली चीज अग्निहोत्री, जो पहली आपने कही कि जिसमें वित्त विभाग ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे और साथ ही ये कहा था कि 40 में से सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी जगह दिक्कत नहीं है, उसी को लेकर फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि अगर इसमें कुछ अभी भी किंतु गुंजाइश है तो उसको दूर कर दिया जाए। उन्होंने साथ से वित्त विभाग और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस तरह के आदेश वहां जारी किए थे। एक चीज तो वो, दूसरी चीज इसमें यह था कि जो 3 जनवरी 2022 के बाद के जितने भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की आप शायद बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन कर्मचारियों के लिए तो कैबिनेट से ही ये आदेश आएंगे अग्निहोत्री जी, और कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 6 अक्टूबर को है, तो वहां वो जारी हो जाएगा उनके लिए। तो ये चीजें हैं। दूसरा इसमें जो अभी अगर हम डीए की जहां तक आपने बात की, डीए का मैटर को लेकर कल बड़ा एक नाटकीय ऐसा घटनाक्रम हुआ मंडी में, जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में जो 5 सूत्रीय जो टॉप 5 जो डिमांड्स कर्मचारियों की जो एनजीओ ने सरकार या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपी थी, ये डीए का मैटर 3% वाला इशू पहले नंबर पे था अग्निहोत्री जी। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, क्योंकि उससे पहले जब वित्त विभाग के अफसरों से चर्चा की थी तो 3% डीए का मतलब था कर्मचारी और अधिकारियों को सरकार ने दोनों को देना था, और दोनों को देने का मतलब था कि उसका जो राशि बन रही थी वो 367 करोड़ रुपए उसमें टोटल कॉस्ट, उसका जो कुल खर्चा था वो आ रहा था। अब क्योंकि इस महीने में सरकार के पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि अगर घोषणा करते हैं तो फिर सितंबर में घोषणा करते हैं तो अक्टूबर में देय होगा, तो इसीलिए फिर वो उस वहां से जब पैसे का प्रबंध नहीं हो पाया तो उसको होल्ड कर लिया गया। अब 6 अक्टूबर को जो बैठक होने जा रही है, डीए का मुद्दा वहां आने जा रहा है, क्योंकि प्रेशर केंद्र सरकार का हिमाचल प्रदेश के सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया है। बिल्कुल सही है। वहां 7% ज्यादा डीए मिल रहा है, यहां सरकार अभी उस 7% के गैप को कम करने पे माथापच्ची कर रही है। 6 अक्टूबर को डीए पे संभवतः फैसला होने जा रहा है। जी राजेश, और फिर उसके बाद ये होगा कि वो नवंबर में दे होगा, बिल्कुल नवंबर में वो डिलीवर होंगी चीजें। पीछे कब से वो सरकार उसको कैरी ऑन करती है वो अलग बात है, लेकिन तब तक शायद धन का प्रबंध भी हो गया होगा, लेकिन आचार संहिता लग चुकी होगी तब तक, ये बड़ी बात है। हाँ, सरकार लेकिन उसके लिए कुछ प्रबंध जरूर करेगी, अगर मंत्रिमंडल की बैठक में डिस्कस होना होगा। सही कहा आपने राजेश की, बहुत सी दिक्कतें तो केंद्र, आप कोई ये माने या ना माने, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, सही है, लेकिन बहुत सी दिक्कतें वर्तमान सरकार की केंद्र की देन भी है राजेश। पहले वो 3% वाला ही पूरा नहीं हो पा रहा था, अब 7% 31 से, हाँ बिल्कुल सही, ऊपर से फेस्टिवल सीजन है तो हिमाचल सरकार फंसी तो है। जैसे पीछे उपचुनाव हुए थे, बार बार विश्लेषक कहते रहे थे कि अगर 4 उपचुनावों में हार हुई थी वो भाजपा की, तो उसमें महंगाई का इशू था, और महंगाई का महंगाई पे हिमाचल सरकार का कोई लेना देना था नहीं। तो खैर चलिए, तभी ये बार बार कहा जाता है राजेश कि देखिए, ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री साहब गुजरात के दौरे पे थे पिछले दिनों, अभी शायद आज ही लौटे, 2 दिन थे, तो वहां पे हजारों करोड़ की सौगात मिली है गुजरात को। हिमाचल में तभी तो ये कहा जाता है, अब आ रहे हैं, वो भी एक मसला है राजेश। अच्छा चलिए राजेश, चुनाव घोषित होने में अब ज्यादा वक्त है नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्या कर्मचारियों के दबाव में सरकार झुकेगी या फिर फैसले योजना के अनुसार ही होंगे? क्योंकि धन से जुड़ा हुआ मसला है, बहुत बड़ा हिस्सा इस सवाल का आप जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर भी बिल्कुल सही है। देखिए, दबाव में झुकने की तो बात नहीं अग्निहोत्री जी, सरकार के मानने की बात है। इस प्रश्न के उत्तर पे आने से पहले धर्मशाला में एचआरटीसी की बीओडी की बैठक थी, उस बीओडी का जिक्र पिछले कल भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था। एचआरटीसी कर्मियों की कंडक्टर जो यूनियन है उनकी डिमांड वहां गई थी,
महत्वपूर्ण फैसले कुछ हुए हैं। एक तो ड्राइवर्स के 250 पद भरने पे इस बीओडी की बैठक में सहमति बनी है। अच्छा। साथ ही साथ जो परिवहन मंत्री जिन्होंने अध्यक्षता बैठक की उन्होंने थोड़े से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी पेश किए अग्निहोत्री जी की। एचआरटीसी 1300 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। पहले 1500 करोड़ के घाटे में पहली चीज। दूसरा जो इस वित्तीय वर्ष का आंकड़ा उन्होंने दिया है वो दिया है कि एचआरटीसी को 133 करोड़ का घाटा हो रहा है। और अगला अगर विजन देखें तो विजन भी अब सामने आ गया, क्योंकि डीजल की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं उसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसों पे सरकार फोकस करने जा रही है। 350 नई बसें सरकार इलेक्ट्रिक खरीदेगी इसमें एचआरटीसी के पास। और दूसरी चीज है, आश्वासन कर्मचारियों को दिया है कि एचआरटीसी को घाटा है, लेकिन फिर भी संशोधित वेतनमान में हालांकि देरी हुई है, लेकिन वेतनमान दे दिया जाएगा एचआरटीसी के तमाम कर्मचारियों को। तो अभी तक, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो 754 जो अनुबंध कर्मी है, जो पीस मिल है, उनको अनुबंध कर्मी बना दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार ने 55 तहसीलदार बदल दिए हैं अग्निहोत्री जी। अब ये दबाव की बात है, ये सरकार के मानने की बात है। हालांकि तो चुनाव आयोग सरकार को थे, लेकिन 55 तहसीलदार इस दौरान में बदले हैं, जबकि राजस्व अधिकारी तहसीलदारों की मांगों को लेकर अग्रेसिव है, एक तरह से उनके पक्ष में मोर्चा खोल रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारियों के इशू है, दबाव भी हालांकि सरकार के ऊपर बनाया, कई जगह दबाव काम कर गया, लेकिन बहुत सारी चीजें जो कर्मचारियों की अभी लटकी हैं वो चीजें सरकार के मानने पे हल होने जा रही हैं, जिनमें जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की आप देखिए कि वो विभाग में मर्जी तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, नचम के कर्मचारी हैं। तो समस्या ये है कि कर्मचारियों को सरकार दबाव जो बनाया है सरकार उस पर बिल्कुल मानने जा रही है, और शायद बिना दबाव के, क्योंकि मिशन रिपीट का दावा है राजेश और इरादा भी है, सही है, तो कर्मचारी एक बड़ा फैक्टर होते हैं। देखिए हिमाचल में बाकी प्रदेशों जैसी स्थितियां नहीं होती हैं। बाकी प्रदेशों में मिशन रिपीट के और कई फॉर्मूलास हो सकते हैं जो वहां पे चल पड़े, लेकिन हिमाचल में कर्मचारियों को साधना बहुत जरूरी होता है। परसेंटेज अगर आप देखते हैं वोटर्स की, तो कर्मचारी और उनके परिवारों के वोट बहुत बहुत ज्यादा है यहाँ पे।